इस लेक्चर में इन्वेंट्री वैल्यूएशन का ओवरऑल चैप्टर को कवर करेंगे और देखेंगे कि पेपर में किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले रिवाइज इस चैप्टर को रिवीजन के लिए हमें पहले पता होनी चाहिए कि किस कितने टाइप्स के इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसमें चार तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट्स का क्वेश्चन बन सकता है। डॉक्यूमेंट्स क्या चीज़ें हैं कि डिपार्टमेंट्स जो हैं एक कंपनी में, जो अंदर फैक्ट्री के अंदर जो डिपार्टमेंट्स है वो आपस में किस तरह से लिंक्ड हो रहे होते हैं। तो वो मतलब इन्वेंट्री अगर उनको चाहिए होती है, वापसी भिजवानी होती है, तो वो डॉक्यूमेंट के थ्रू आपस में कांटेक्ट कर रहे होते हैं। तो वो कितने तरीके के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फिर एक सवाल आ सकता है कि एंट्रीज कैसे होती हैं, जो मटेरियल की एंट्री कैसे होती है, वो मटेरियल को परचेज करना, फिर उसको वर्क इन प्रोसेस में भेजना किस तरह से होगा, वर्क इन प्रोसेस से आगे फिनिश गुड्स में भेजना, मतलब पहले स्टोर में लाना, फिर उसको वर्क इन प्रोसेस प्रोडक्शन में लेके जाना, फिर प्रोडक्शन से फिनिश गुड्स में लेके जाना और फिनिश गुड्स से आगे सेल कर देना। तो ये किस तरीके से सारी एंट्रीज परफॉर्म हो रही होती हैं, इनको देखना है। फिर हमने देखना है कॉस्ट और एनआरवी में कंपैरिजन। कॉस्ट और एनआरवी में क्या कि क्लोजिंग इन्वेंट्री जो होती है ना, उसको हम लोग IS 2 के मुताबिक लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे, लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी पे उसको हम लोग वैल्यू कर रहे होते हैं। तो अगर किसी इन्वेंट्री की हमें एनआरवी दी हुई होगी तो उसको हम कंपेयर करेंगे कि उसकी कॉस्ट कम है या एनआरवी कम है। जो चीज़ कम होगी उसके ऊपर हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर एंड में हमने देखनी है कि रिकन्सिलेशन क्या चीज़ होती है। रिकन्सिलेशन क्या होता है कि ईयर एंड पे जो फिजिकल स्टॉक, फिजिकल जाके इन्वेंट्री को काउंट करते हैं, उसको हम लोग कंपेयर कराते हैं कि जो हम पूरा साल जो है इन्वेंट्रीज को, बुक्स इन्वेंट्रीज की जो बुक्स में एंट्रीज कर रहे थे ना, उसको कंपेयर कराते हैं। फिर इनके दरम्यान जो डिफरेंसेस आते हैं ना, फिजिकल स्टॉक और एज पर बुक वाले स्टॉक में जो डिफरेंसेस आते हैं, वो किस तरीके से होंगे उनको हमने देखना है। तो ये डिसाइड हो गया पूरा चैप्टर। जब ये हम लेक्चर देख रहे हैं तो इसमें हमने ये डिसाइड कर लिया कि इसको हमने चार तरीके से कवर करना है। चार तरीके से कैसे? डॉक्यूमेंट्स की बात आएगी तो डॉक्यूमेंट्स को हमने सारे समझ लेने किस तरीके के होंगे। एंट्रीज की बात आएगी तो एंट्रीज हमने समझ लेनी है किस किस तरीके से होगी। कॉस्ट और एनआरवी की बात आएगी तो हमने लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी का कॉन्सेप्ट समझ लेना है, और रिकन्सिलेशन में फिर रिकन्सिलेशन की चीजें देख लेनी है। अब हुआ यह है कि पेपर में जो है इन तीनों जगहों से क्वेश्चन आ चुके हुए हैं। इंटरेस्ट से भी, कॉस्ट एनआरवी के भी, रिकन्सिलेशन के भी। और ज्यादा होप भी यही है कि अभी भी इधर से ही क्वेश्चन बनेगा। लेकिन मसला ये है कि डॉक्यूमेंट से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं बना है। तो मोस्ट प्रोबेबली डॉक्यूमेंट से क्वेश्चन आ सकता है। तो हम लेक्चर का स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स पे चलते हैं कि किस किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो प्रोसीजर फॉर ऑर्डरिंग, परचेजिंग एंड रिसीविंग मटेरियल आर एज फॉलोज। तो जिस जिस तरीके से चलना है वो देखते हैं। सबसे पहले जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या होता है, यहाँ पे जो है प्रोडक्शन हो रही होती है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ऑब्वियसली पीछे से स्टोर जो है रॉ मटेरियल परचेज करके देगा, तभी तो ये गुड्स जो है वो मैन्युफैक्चर करेंगे ना, इसके ऊपर वर्किंग करेंगे। तो इन्होंने जो है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने एक डॉक्यूमेंट बनाया और वो स्टोर डिपार्टमेंट को भेज दिया। अब उस डॉक्यूमेंट का क्या नाम है? उस डॉक्यूमेंट का परचेज, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को क्या चाहिए? गुड्स चाहिए ना, मटेरियल चाहिए। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो गुड्स रिक्विजिशन नोट बनाएगा। रिक्विजिशन का मतलब गुड्स रिक्वायर्ड है किसको? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो गुड्स रिक्विजिशन नोट बनाया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने और वो भेज दिया स्टोर डिपार्टमेंट को। उसमें क्या होगा? ऑर्डर्स फ्रॉम द स्टोर डिपार्टमेंट यूजिंग अ गुड्स रिक्विजिशन नोट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ने ऑर्डर किया स्टोर डिपार्टमेंट को एक डॉक्यूमेंट बना के, उस डॉक्यूमेंट का नाम था गुड्स रिक्विजिशन नोट, जिसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल रिक्विजिशन नोट भी। ठीक है। अब इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या होगा? इस डॉक्यूमेंट में क्वांटिटी बोलेंगे कि भाई हमें क्वांटिटी कितनी चाहिए, और टाइम बताया हुआ होगा कि कितने टाइम है, और ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई होंगी, क्वांटिटी एंड टाइम। ठीक है। मटेरियल और गुड्स रिक्विजिशन नोट में क्या होगा? कंटेन्स क्वांटिटी एंड टाइम। अब क्या हुआ? स्टोर डिपार्टमेंट ने अपने स्टोर में देखा वो रॉ मटेरियल पड़ा पड़ा हुआ था। तो रॉ मटेरियल जो है स्टोर डिपार्टमेंट ने भिजवा दिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने इशू कर दिया। तो सिंपल, पहला स्टेप क्या हो गया? पहले पहली साइकिल क्या बनी? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को गुड्स चाहिए, प्रोडक्शन करनी थी। उन्होंने गुड्स रिक्विजिशन नोट बनाया या मटेरियल रिक्विजिशन नोट बनाया, स्टोर डिपार्टमेंट को भेज दिया। और स्टोर डिपार्टमेंट को बोला भाई भेज दो, गुड्स भेज दो। इनके पास पड़े हुए थे गुड्स, इन्होंने रॉ मटेरियल पकड़ा और उठा के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेज दिया। कहानी खत्म। अब इशू ये आएगा कि जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने स्टोर डिपार्टमेंट को गुड्स रिक्विजिशन नोट भेजा, ठीक है, लेकिन लेकिन मसला ये हुआ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने जब गुड्स रिक्विजिशन नोट्स बना के यहाँ पे भेजा ना स्टोर डिपार्टमेंट में, तो बोला कि हमें गुड्स चाहिए। अब फॉर एग्जांपल दो तरह का इशू आ सकता है। एक 100 kg का इन्होंने मांगा, गुड्स मांगे, और इनके पास 50 kg का पड़ा हुआ था, 50 kg नहीं पड़े हुए थे। या इन्होंने 100 kg का गुड्स मांगा और पूरा का पूरा 100 ही नहीं पड़ा हुआ था। तो जो वट एवर द रीजन में भी,
तो अब हुआ क्या कि स्टोर डिपार्टमेंट जो है वो एक डॉक्यूमेंट बनाएगा और भेजेगा परचेज डिपार्टमेंट को। ठीक है, स्टोर डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट को भेजेगा और क्या बोलेगा कि भाई परचेज करो, गुड्स परचेज करो। परचेजिंग डिपार्टमेंट का काम क्या होता है कि जाओ गुड्स परचेज करो। तो इस डॉक्यूमेंट का नाम क्या होगा? परचेज रेक्विजिशन नोट। बहुत आसान चीजें हैं ये, सिर्फ मुश्किल हुई भी होती हैं क्योंकि समझ नहीं आ रही होती कि किस तरह से साइकिल बन रही है। तो ये सबसे अच्छी एग्जांपल है कि इसको समझने के लिए कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने मटेरियल रिक्विजिशन या गुड्स रिक्विजिशन नोट बनाया और भेजा स्टोर डिपार्टमेंट को, बोला कि भाई हमें गुड्स चाहिए। स्टोर डिपार्टमेंट के पास गुड्स नहीं थे, स्टोर डिपार्टमेंट ने एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसको कहते हैं परचेज रिक्विजिशन नोट, और वो भेजा परचेजिंग डिपार्टमेंट को। अब ये जो नोट होगा इसमें क्या होगा? रिक्विजिशन जो है वो गुड्स फ्रॉम द परचेजिंग डिपार्टमेंट यूजिंग अ परचेज रिक्विजिशन, इन्होंने इधर भेज दिया परचेज डिपार्टमेंट को। अब परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगी? परचेज डिपार्टमेंट का काम है बाहर से परचेज करना। अब परचेज डिपार्टमेंट जो है वो सप्लायर ढूंढेगी। तीन चार तरीके के सप्लायर देखे, उन तीन चार में सबसे बेस्ट जो कंपनी के लिए अच्छा होगा, जिसमें सबसे कम कॉस्ट पड़ी होगी और सबसे अच्छा मटेरियल मिल रहा होगा, उसको सेलेक्ट कर ले। ठीक है, और उनको एक ऑर्डर देगा जिसको हम बोलते हैं परचेज ऑर्डर कर देगा। परचेजिंग डिपार्टमेंट जो है वो परचेज ऑर्डर करेगा सप्लायर को। ऑर्डर में क्या होगा? जितनी गुड्स रिक्वायर्ड है वो सारी क्वांटिटी वगैरह लिखी हुई होगी और परचेज ऑर्डर जो है वो सप्लायर को भेजेगा। अब जो एक्सटर्नल सप्लायर है वो सारा गुड्स ट्रक में लोड करेगा और ला के डाल देगा स्टोर डिपार्टमेंट में। और क्या क्या होगा? जो एक्सटर्नल सप्लायर क्या दो दो नोट बना के देगा। एक तो इनवॉइस देगा और एक गुड्स डिलीवरी नोट देगा। इनवॉइस में उसकी सारी अमाउंट वगैरह आ रही होगी, टैक्सेशन वगैरह का जो भी सिस्टम है वो सब आ रहा होगा। और गुड डिलीवरी नोट दे देगा कि भाई मेरी तरफ से जान छोड़ के मैंने गुड्स डिलीवर कर दिए। ठीक है, डिलीवर गुड्स टू स्टोर डिपार्टमेंट एंड सबमिट अ परचेज इनवॉइस। ठीक है, एक्सटर्नल सप्लायर जो है वो सबमिट कर देगा इनवॉइस भी और गुड्स डिलीवरी नोट भी स्टोर डिपार्टमेंट को। अब स्टोर डिपार्टमेंट जो है वो सबसे पहले अपना स्टोर लेजर जो है वो अपडेट करेगा। ठीक है, स्टोर लेजर अपडेट करने के बाद जो है वो GRN एक बनाएगा जिसको बोलते हैं गुड्स रिसीट नोट। ठीक है, गुड्स रिसीट नोट क्यों, ये क्यों बना रहे हैं इस? ऑब्वियसली ये अब स्टोर डिपार्टमेंट ने अपने पास भी तो कोई रिकॉर्ड रखना है ना कि चीजें सही आई हैं या नहीं आई, तो उनको इनवॉइस से मैच करने के लिए ये अपना नोट भी बना रहे होंगे, गुड्स रिसीट नोट। अब स्टोर डिपार्टमेंट के पास गुड्स आ गए। अब या तो ये पेमेंट कर देगा या इनवॉइस परचेज डिपार्टमेंट को भेज देगा। परचेज डिपार्टमेंट जो है सप्लायर को इनवॉइस, एक्सटर्नल सप्लायर को पेमेंट कर देंगे। अब गुड्स जो है वो स्टोर में आ गई हैं और ये जो यहाँ से साइकिल शुरू हुई थी गुड्स रेक्विजिशन नोट वाली, ये पूरी घूमते 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 यहाँ पे आई। अब यहाँ से अगेन ये इशू कर देगा प्रोडक्शन। तो आसान सी तीन चार चीजें थी वो हमने समझ ली। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को गुड्स चाहिए, वो गुड्स रेक्विजिशन नोट बनाएगा, स्टोर डिपार्टमेंट को भेजेगा, स्टोर डिपार्टमेंट गुड्स उठा के तब भेजेंगे। स्टोर डिपार्टमेंट के पास गुड नहीं है, वो परचेज डिपार्टमेंट को परचेज रेक्विजिशन नोट बना के भेजेंगे। परचेज रेक्विजिशन नोट परचेजिंग डिपार्टमेंट के पास चले जाएगा। परचेजिंग डिपार्टमेंट जो है वो परचेज ऑर्डर बनाएंगे और एक्सटर्नल सप्लायर को भेज देंगे। एक्सटर्नल सप्लायर ढूंढने के बाद एक्सटर्नल सप्लायर को भेजने के बाद एक्सटर्नल सप्लायर गुड्स लाएगा और इनवॉइस और गुड्स डिलीवरी नोट लाके इधर दे देगा स्टोर डिपार्टमेंट में। स्टोर डिपार्टमेंट GRN बनाएगा, पहले अपने स्टोर लेजर को अपडेट करेगा और गुड्स रिसीट नोट बना देगा। और फिर यहाँ जब हमारे पास गुड्स आ गई हैं तो यहाँ से उठा के इशू कर देगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो इस तरीके से ये सारे हमारे पास डॉक्यूमेंट क्लियर हो गए। पेपर में मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन बन सकता है, उसमें लाइन लिखी हुई होंगी कि भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कौन सा नोट बनाता है, तो हमने बताने के गुड्स रिक्विजिशन नोट बनाते हैं। पूछेंगे परचेजिंग डिपार्टमेंट कौन सा नोट बनाते हैं, तो हमने बताने परचेज ऑर्डर नोट बनाते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन को रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में हमें पता है चार तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। उन चार तरीके के क्वेश्चंस में हमने जो है सबसे पहले डॉक्यूमेंट का हिस्सा देख लिया कि डॉक्यूमेंट किस किस तरीके के होते हैं, तो वो हमने सीख लिया। अब हम चलते हैं कि एंट्रीज एंट्रीज किस तरीके से पूछी जा सकती हैं। तो एंट्रीज को समझ लेते हैं मटेरियल की। काफ़ी आसान है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल डेबिट पेएबल क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट पे हमने खरीदा है, रॉ मटेरियल डेबिट पेएबल क्रेडिट। 200 का मटेरियल हमने खरीदा है जिसको हमने परचेज बोल दिया कि एक हमने परचेज की एंट्री करी है अपने पास। रॉ मटेरियल डेबिट पेएबल क्रेडिट। ठीक है, अब ये जो हमने परचेज किया था ना रॉ मटेरियल, इसको यहाँ देखें। ये जो एक्सटर्नल सप्लायर से परचेजिंग डिपार्टमेंट ने परचेज की ना, ये वो एंट्री बन गई कि रॉ मटेरियल डेबिट पेएबल क्रेडिट। अब क्या हुआ था, ये स्टोर डिपार्टमेंट उठा के ये गुड्स भेज रहा था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो ये उसकी एंट्री हो गई। वर्क इन प्रोसेस,
यही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में गुड्स चले गए, वो मटेरियल क्रेडिट हो गया, कौन सा वाला, डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल जो है वो वर्क इन प्रोसेस में चला गया, इनडायरेक्ट मटेरियल जो है वो एफओएच में चला गया। तो पहले हमने परचेज किया, फिर उसको हमने चार्ज करा दिया। चार्ज कहाँ कराया, डिपार्टमेंट्स में। डायरेक्ट को हमने वर्क इन प्रोसेस में चार्ज करा दिया, इनडायरेक्ट को हमने एफओएच में चार्ज करा दिया। तो ये तो हो गई इसकी बेसिक सी एंट्री। अब अब हमने सीखना ये है कि इनका टी अकाउंट किस तरह से बनता है। टी अकाउंट, मटेरियल का टी अकाउंट किस तरह से बनता है। रॉ मटेरियल का बना रहा हूँ क्योंकि ये स्टोर है, स्टोर में रॉ मटेरियल पड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो रॉ मटेरियल का टी अकाउंट किस तरह से बनेगा, ओपनिंग बैलेंस आएगा, परचेजेस आएंगी तो यहाँ ऐड हो जाएंगी, और यहाँ से जो जो चीजें जा रही होंगी वो चीज क्रेडिट हो जाएगी। तो ओपनिंग फॉर एग्जांपल कुछ भी नहीं था, परचेजेस हमने कितने की किया रॉ मटेरियल, वो हमने 200 की है परचेजेस। ठीक है, तो रॉ मटेरियल 200 की आ गई। फिर डायरेक्ट मटेरियल क्रेडिट हुआ है और वर्क इन प्रोसेस में चला गया, तो मटेरियल क्रेडिट और वर्क इन प्रोसेस में डायरेक्ट मटेरियल आ गया। सिमिलरली इनडायरेक्ट मटेरियल क्रेडिट होकर एफओएच में चला गया, यहाँ पे हमने एफओएच की एंट्री कर दी, इनडायरेक्ट मटेरियल क्रेडिट एफओएच डेबिट 30 से। तो अब 200 का परचेज किया, 180 का हमने चार्ज करा दिया, तो 20 बच गए। तो उस 20 बचने की ओपनिंग क्लोजिंग की एंट्री तो कोई नहीं होती, लेकिन टी अकाउंट में पता चल रही होती क्लोजिंग में कितना बचा हुआ है, 20 बचा, ओपनिंग कुछ था नहीं। तो इस तरीके से हमने ये रॉ मटेरियल सीख लिया। रॉ मटेरियल के बाद अब क्या हुआ, ये दो चीज थी ना, यहाँ से परचेजेज हुई थी, यहाँ से वो डायरेक्ट मटेरियल वर्क इन प्रोसेस में चला गया था 150 का। तो ये आ गया डायरेक्ट मटेरियल 150 का वर्क इन प्रोसेस में आके डेबिट साइड पे आ गया। अब ये लेबर और एफओएच की, ये मैंने ओवरऑल कंप्लीट अकाउंट्स बनाए हुए हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ मटेरियल से चैप्टर पढ़ रहे हैं तो मटेरियल की इंक्रीज देख रहे हैं। जब लेबर का पढ़ेंगे तो लेबर की भी देख लेंगे, और जब हम ओवरहेड्स का पढ़ेंगे तो ओवरहेड्स का भी देख लेंगे। और फर्दर इसके अलावा ये सारी एंट्रीज की मैंने एक पूरी कंप्लीट अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, उसको देख लें, तो उसमें सारी एंट्रीज हैं, मटेरियल लेबर ओवरहेड तीनों को समझाया हुआ है। खैर अभी सिर्फ इन्वेंट्री वैल्यूएशन का चैप्टर है, तो उसमें हम सिर्फ मटेरियल की चीजें देखते हैं। मटेरियल परचेजेस यहाँ आई थी, यहाँ से डायरेक्ट मटेरियल जो है वर्क इन प्रोसेस में चला गया 150 का, वो यहाँ पे आके डेबिट हो गया डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, अब क्या हुआ, डायरेक्ट मटेरियल के बाद कुछ डायरेक्ट लेबर भी आया होगा, एफओएच भी आए होंगे। फिर यहाँ से प्रोसेसिंग जब हुई ना, तो यहाँ से कुछ फिनिश गुड्स बन गए। जब प्रोसेसिंग हुई यहाँ से कुछ फिनिश गुड्स बन गए, और कुछ अभी नहीं बने। 100 के जो गुड्स थे वो अभी उनके ऊपर वर्क होना है, लेकिन 400 के गुड्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए। तो एंट्री क्या बन गई, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हो गया, ये चीज क्रेडिट साइड है, क्रेडिट हो गया, और फिनिश गुड डेबिट हो गई। अब फिनिश गुड्स में आ गए, फिनिश गुड्स के अकाउंट में क्या हुआ कि वर्क इन प्रोसेस जो यहाँ से क्रेडिट हुआ था, फिनिश गुड्स डेबिट हुई थी, वो इधर आ गया। फिनिश गुड्स डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट 400 से। अब ये जो 400 की हैं, इसमें से फॉर एग्जांपल 300 की जो गुड्स हैं वो बिक गई, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट कर देंगे और फिनिश गुड्स को क्रेडिट कर देंगे 300 से। 100 की अभी तक फिनिश गुड्स में पड़ी नहीं है, ये जब बिकेंगी तो इसकी भी एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ से 300 की जो गुड्स बिक गई थी वो हमने क्रेडिट कर दी, इसकी एंट्री देख लेते हैं, COGS डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। और अगर सेल्स की एंट्री भी मांगी हुई है और अमाउंट दी हुई है, तो उसकी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। तो इस तरीके से जो है वो मटेरियल की एंट्री सारी होती है। बेसिक एंट्रीज अगर दिमाग में होंगी तो सारी, इसी को मल्टीपल वेज में पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। इसमें लॉस की एंट्री पूछी जा सकती है, तो नॉर्मल लॉस जब भी होता है, नॉर्मल लॉस जब भी होता है, और एक होती है एबनॉर्मल लॉस की एंट्री, तो वो भी इसमें पूछी जा सकती है। तो उसके लिए मैंने एक पूरा इन्वेंट्री का क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, उसमें डिटेल में बताएंगे, तो वहां से भी देख सकते हैं। बेसिक जो है वो यही पूछते हैं। फिर उसके बाद हमने हमने दो चीजें पढ़ ली चैप्टर की, हमने डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए, हमने एंट्रीज पढ़ ली। अब हमने देखना है कि कॉस्ट और एनआरवी का क्या कॉन्सेप्ट है। तो इन्वेंट्री की जो वैल्यू है ना, वो हमेशा कॉस्ट पे ही लग रही होती है, ठीक है, लेकिन IS 2 के मुताबिक इन्वेंट्री का जो स्टैंडर्ड है वो क्या कहता है कि इन्वेंट्री को मेजर करना है हमने लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे। इन्वेंट्री शुड बी मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। ठीक है, कॉस्ट तो सिंपल है, जो चीज उसकी कॉस्ट होगी वो हमें सामने सामने दिखती होगी, मसला नहीं है। एनआरवी देखते हैं कि एनआरवी क्या होता है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या चीज होती है।
तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस का क्या मतलब है कि इतने में हमने अंदाजा लगा रहे हैं कि इतने में वो बिक जाएगी चीज। एनआरवी क्यों फाइंड कर रहे हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। कॉस्ट पे क्यों नहीं रख रहे? एनआरवी इसलिए फाइंड कर रहे हैं कि कोई गुड थी वो डैमेज हो गई या ऑब्सोलीट हो गई, कुछ भी इशू हो गया ना, तो उसको वो अब अपनी कॉस्ट पे नहीं रह सकती। फॉर एग्जाम्पल 100 की बाय की थी, उसका ट्रेंड खत्म हो गया, अब वो 100 की नहीं बची ना, वो या तो 80 पे लाओ उसको या 60 पे लाओ, उसकी अमाउंट कम हो गई फॉर एग्जाम्पल ना। तो एनआरवी का ये कॉन्सेप्ट है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस जितने में वो बिक जाएगा इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लेस द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। अब क्या हुआ कि इतने का हमने वो सोचा कि बिक जाएगा, लेकिन उसके ऊपर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन हमें थोड़ी सी लगानी पड़ेगी, मतलब उसको बेचने के लिए भी ना हमें थोड़ा सा अपना खर्चा करना पड़ेगा, उसके ऊपर पैसे लगाने पड़ेंगे। एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। अगेन एक एस्टिमेटेड कॉस्ट हमें लगानी पड़ेगी जो कि लाजमी होगी बेचने के लिए। It refers to the net amount that an entity expect to realize from the sale of inventory in the ordinary course of business, जो कि हाईएस्ट ह्यूमन होल्ड। अच्छा, तो सिंपल सिंपल रखते हैं, हम देखते हैं कि एनआरवी क्या चीज होती है। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, फॉर एग्जांपल 150 का हमने सोचा ये बिक जाएगा, ठीक है, लेकिन हमें पता है इस 150 को बेचने के लिए ना हमें इसको 20 रुपए की कॉस्ट भी लगानी पड़ेगी, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगी। और फिर पता है कि इसको बेचने के लिए फर्दर एस्टिमेटेड भी कोई कॉस्ट लगनी है, तो फॉर एग्जांपल वो थी 30 की, फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट भी लगानी पड़ रही है। तो 150 -20 -30 100 की ये चीज बिक गई, ठीक है। तो ये 100 क्या हो गई? ये 100 हमारी इन्वेंट्री हो गई, ये 100 हमारी इन्वेंट्री हो गई। तो हमने क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने एंट्रीज देख ली किस तरीके से हो रही होती हैं, नेक्स्ट स्टेप में हमने कॉस्ट और एनआरवी का कंपैरिजन देख लिया। अब पेपर में क्या होगा, मल्टीपल जो है ना हमें क्लोजिंग इन्वेंट्रीज के बैलेंसेस दिए होंगे। फॉर एग्जांपल क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो है फॉर एग्जांपल 50,000 की, ठीक है। इसमें से वो बोल रहे हैं कुछ यूनिट्स जो हैं वो गुड हैं, कुछ यूनिट जो हैं वो डैमेज हैं, ठीक है। इसमें से कुछ यूनिट गुड्स हैं और कुछ यूनिट्स डैमेज हैं। तो गुड यूनिट वो बता रहे हैं कि सॉरी, डैमेज यूनिट्स वो बता रहे हैं कि 20,000 है। तो गुड यूनिट हम बैलेंसिंग अमाउंट फाइंड कर लेंगे, टोटल में से जब डैमेज 30,000 है तो 30,000 जो है हमारे पास गुड होंगे, ठीक है। गुड जो है वो तो अपनी कॉस्ट पे जा रहे होंगे, सब में मैं एज्यूम फिगर लिख रहा हूँ। गुड गुड जो यूनिट हैं वो अपनी कॉस्ट पे जा रहे होंगे, उनकी कॉस्ट एज्यूम एज्यूम 150 थी, ठीक है। डैमेज यूनिट को अब मसला आया, डैमेज यूनिट के ऊपर हमने या तो यहाँ पे कॉस्ट रखनी है या एनआरवी रखनी है, ठीक है। डैमेज यूनिट्स पे हमने या तो कॉस्ट रखनी है या एनआरवी रखनी है। तो इधर मसला नहीं था, इधर इसकी एनआरवी कम थी, गुड यूनिट है इसकी कॉस्ट ही ज्यादा थी ना, ठीक है। तो यही अज्यूम करना है जब तक क्वेश्चन में अलग से ना बताया हो कि भाई गुड यूनिट की भी एनआरवी ज्यादा आ रही है और कम आ रही है। तो गुड यूनिट तो 150 का ही है। डैमेज पे अब मसला आया, डैमेज पे हमने चेक किया, कॉस्ट जो थी डैमेज की वो 150 थी, ठीक है। और जो एनआरवी आ रही थी, ये अभी हमने एनआरवी कैलकुलेट करी, 150 -20 -30 100 100। तो अब किस पे वैल्यू करूं, कॉस्ट पे करूं या एनआरवी पे करूं? तो लोअर इसमें से कौन सी है? एनआरवी 100 की, तो इसको एनआरवी वैल्यू वैल्यू करेंगे। सब एज्यूम फिगर है, पूरा प्रॉपर क्वेश्चन इसके ऊपर सॉल्व है डिटेल, तो उनको ऑब्वियसली हम देखेंगे, लेकिन अभी ये एज्यूम फिगर के लेके चल रहे हैं। तो इस तरीके से जो है ना कॉस्ट और एनआरवी पे ये क्वेश्चन आते हैं, दो क्वेश्चन इस पे अच्छे आए हुए हैं क्वेश्चन। तो हमने तीन चीजें देख ली इन्वेंट्री वैल्यूएशन की। अब हम लास्ट अपने स्टेप पे चलते हैं कि रिकंसिलेशन किस तरह से आती है। तो रिकंसिलेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमने देखना है कि रिकंसिलेशन क्यों कर रहे हैं। रिकंसिलेशन इसलिए कर रहे हैं कि ईयर एंड पे क्या हुआ कि जो हमारे अकाउंटेंट्स थे वो गए, उन्होंने चेक किया, फिजिकली काउंट किया एक एक गुड्स को ना, जाके फिजिकली काउंट किया। तो फॉर एग्जांपल वो फिजिकली काउंट में जो अमाउंट आई ना, वो आई द फिजिकल इन्वेंट्रीज ऑफ बी एंड जी, ठीक है। एक गुड्स था बी, एक गुड्स थी जी, ठीक है। तो बी एंड जी की जो फिजिकल अमाउंट जाके चेक करी, तो फिजिकल जो बैलेंस चेक किया वो 535 लीटर बी के आ रहे थे, 535 लीटर बी के आ रहे थे, और जी के 140 लीटर्स आ रहे थे, 140 लीटर्स आ रहे थे। ये फिजिकली हमने जाके चेक कर लिया, ठीक है। अब
एज पर बुक के हिसाब से हमें पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जैसे कि इन्वेंट्री के हम एक टिपिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं उस तरह से एक दिया हुआ होगा, उसमें हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी एज पर बुक की ना। तो वहां पे मैंने एक बैलेंस निकाल के रखा हुआ है एज पर बुक का। ये हमें कैलकुलेट करना होगा क्वेश्चन में। ये मैंने क्वेश्चन का जो है एक छोटा सा जो है वो रखे है, पॉइंट्स रखे हैं। ये पूरा एक प्रॉपर क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके सिर्फ 4 पॉइंट्स जो हैं वो इससे रिलेटेड थे, तो उनको मैंने रखा है। तो एज पर बुक के हिसाब से ना जो हमारा बैलेंस आ रहा था वो 230 आ रहा था, ठीक है, और 250 आ रहा था। ये मैंने निकाल के रखा हुआ है, ठीक है, 230 और 250। अब मसला क्या हुआ यहाँ पे अगर देखें, अब मसला ये हुआ कि जब हम फिजिकली चेक कर रहे हैं तो ये 535 है, लेकिन जो हमारे बुक्स में रिकॉर्ड आ रहे हैं उसमें 230 आ रहे हैं, तो बीच में कोई ऑब्वियसली घपला हुआ है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जी के 140 आ रहे हैं, और एज पर बुक के हिसाब से ज्यादा होने चाहिए, वो 250 होने चाहिए, तो यहाँ पे भी कोई घपला हुआ है। तो इस मसले को हमने चेक करना है, ठीक है। तो इस मसले को चेक करने के लिए ये तीन चीजें जो है ना पेपर में वर्डिंग इधर उधर करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन तीन चीजों को क्या क्या हो सकती हैं वो। सबसे पहले हमने बैलेंसेस उठा लेंगे, ठीक है, फिजिकल बैलेंसेस उठा लिए 535 140 लीटर, ठीक है। 1 जून से 31 मई ये हमारा ईयर है, 1 जून से स्टार्ट हो रहा है, 31 मई को खत्म हो रहा है, ठीक है। ड्यू टू कंटेमिनेशन 95 लीटर ऑफ बी एंड 105 लीटर ऑफ जी वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्टॉक चेक, their NRV were 20 and 50 लीटर पर लीटर रिस्पेक्टिवली। अब हुआ क्या कि जब फिजिकली कैलकुलेट करने गए तो वहां पे देखा कि कुछ गुड्स कंटेमिनेशन की वजह से, खराब होने की वजह से हमने फिजिकली उसको काउंट ही नहीं किया, ठीक है, जबकि ये चीज़ गलत है। क्यों? क्योंकि वो बुक्स पे तो हमने कॉस्ट पे रिकॉर्ड किए होंगे, बेशक वो खराब हो गए तो उसकी एनआरवी दी हुई, अभी हमने ऊपर पढ़ा है ना एनआरवी का कॉन्सेप्ट, ये कि बेशक वो खराब हो गए लेकिन अभी भी उसकी एनआरवी तो है ना 100 की। वो बुक्स में तो आ रहे हैं, लेकिन फिजिकली हमने उसको कैलकुलेट ही नहीं किया। तो यहाँ यहाँ एक चीज हमने कैलकुलेट ही नहीं करी, लेकिन यहाँ आ रही है। तो इसमें मैं ऐड कराऊं ताकि मैं यहाँ तक पहुंच जाऊँ ना, तो कंटेमिनेशन की वजह से 95 लीटर को मैं ऐड कराता हूँ, ठीक है, और जी के कितने 105 लीटर। तो अब फिजिकली में ये चीज नहीं आ रही थी, मैंने इनको ऐड करा दिया कि भाई बेशक वो कॉस्ट पे नहीं रहेंगे, वो अपनी एनआरवी पे आ जाएंगे, लेकिन होने तो चाहिए ना एज पर बुक में है। तो एक ये एंट्री पूछते हैं, इधर उधर करके वर्डिंग इसकी ये वाली पूछी जाएगी लाजमी, ठीक है। फिर है 250 लीटर ऑफ बी विच वॉज रिसीव्ड ऑन 1 जून 12। 1 जून 12 का मतलब 31 मई को हमारा ईयर खत्म हो गया था, उसके अगले दिन, ठीक है, उसके अगले दिन डेट्स को लाजमी देखना है। एंड 95 लीटर ऑफ जी विच वॉज इशूड ऑन 31 मई 12, हमारे साल का ईयर एंड। 31 मई को क्या है, हमारे साल का ईयर एंड। आफ्टर द फिजिकल काउंट, फिजिकल काउंट हो चुका था, इन दोनों डेट्स में फिजिकल काउंट हो चुका था, वर इंक्लूडेड इन द फिजिकल इन्वेंट्री। दोबारा से देखते हैं, 250 लीटर ऑफ बी, अभी सिर्फ बी को पढ़ते हैं ना, 250 लीटर ऑफ बी विच वॉज रिसीव्ड ऑन 1 जून, ये हमारा साल खत्म हो गया उसके अगले दिन, उसका अगला दिन पहला बनता है 1 जून, ठीक है। अगले दिन क्या हुआ, 250 लीटर जो हैं वो आए हैं, लेकिन वो इंक्लूड है फिजिकल इन्वेंट्री में। ये जो फिजिकल स्टॉक था ना उसमें इंक्लूड है, जबकि एज पर बुक में होंगे, अभी भी नहीं होंगे, क्योंकि हमारे साल के एंड तक तो ये चीज थी नहीं ना, ये तो अगले दिन आई है। तो ये चीज फिजिकल में भी नहीं होनी चाहिए, अगले साल की है ये चीज, तो 250 लीटर को मैं हटा दूंगा। 1 जून 12 वाली कितनी थी, 250 लीटर, 250 लीटर बी के, ये मैंने हटा दिया, माइनस कर दी। फिर अब जी को देखते हैं, 95 लीटर ऑफ जी विच वॉज इशूड ऑन 31 मई 12 आफ्टर द फिजिकल काउंट। अब हुआ क्या, फिजिकल काउंट सुबह में हुआ, ठीक है, फिजिकल काउंट हुआ, और जब अकाउंटेंट जो है सारी काउंटिंग करके घर आ गए, शाम के टाइम पे क्या हुआ कि कुछ गुड्स जो है हमने डिलीवर कर दिए। तो अब हुआ तो गुड्स तो उसी साल के थे, लेकिन वो फिजिकल काउंट में इसलिए नहीं आ पाए, इसलिए वो लेस नहीं होते हुए दिखे, क्योंकि वो जब फिजिकल काउंट हो रहा था उस वक्त तो पड़े हुए थे ना, लेकिन जब वो घर चले गए चेक करके उसके बाद हमने गुड्स को डिलीवर किया, तो ये चीज एज पर बुक में तो नहीं होगी क्योंकि हमने इशू कर दी हुई है, लेकिन फिजिकल काउंट में आ रही होगी, तो फिजिकल काउंट से इसको हटा देते हैं क्योंकि ये अब हमारी है ही नहीं है, हमने बेच दी है 95 लीटर ऑफ जी। तो 95 लीटर ऑफ जी जो कि 31 मई वाले थे 95 लीटर, इनको भी हमने हटा दिया, ठीक है। फिर ये दो एंट्रीज हो गई,
ये तीसरी भी अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये तीनों एंट्रीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये पेपर में आती ही आती हैं अगर ये क्वेश्चन आ रहा होता है रिकंसिलिएशन का। और यही जो है मार्क्स जो है इनमें नहीं आते बच्चों की। वजह क्या होती है कि इन बेसिक सी चीजें हैं, उनको भूल जाते हैं, उनको नहीं समझ आ रहा होता क्या करना है। तो इनको अच्छे तरीके से देखना। फिर है 150 लीटर ऑफ केमिकल बी वॉज हेल्ड बाय एम एल ऑन बिहाफ ऑफ अ कस्टमर। 150 लीटर ऑफ केमिकल बी, 150 लीटर ऑफ केमिकल बी जो है वो एम एल, जो हमारी कंपनी है, एम एल जो है वो हम खुद हैं, कंपनी है। ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर का था वो 150 लीटर, वो हमने अपने पास रखा हुआ है। तो जब हमने अपने पास रखा हुआ है तो फिजिकल काउंट में तो वो आ रहा होगा, इसमें तो वो आ रहा होगा, लेकिन एज पर बुक में तो नहीं आ रहा होगा ना, ये हमारा थोड़ी है 150 लीटर, ये तो किसी और बंदे का है। तो यहाँ तक आते तक जो है मैं इसको हटा देता हूँ, बिहाफ ऑफ कस्टमर वाला हटा देता हूँ। कितना है? 150 लीटर। ठीक है, ये 150 लीटर मैंने हटा दिए। फिर क्या हुआ? वेयर एज 100 लीटर ऑफ केमिकल जी वॉज हेल्ड बाय वन ऑफ द सप्लायर। अब इसका उलट, ये हमने किसी के गुड्स अपने पास रखे हुए थे 150 लीटर। अब हमारा जो 100 लीटर है ना वो सप्लायर ने अपने पास रखे हुए हैं, लेकिन वो हैं हमारे, एज पर बुक में तो आ रहे होंगे लेकिन फिजिकल काउंट में नहीं आ रहे होंगे, तो इनको ऐड कर देते हैं 100 लीटर्स को। तो इस तरीके से ये सारी हमारी हो गई। अब हम चेक करते हैं, यहाँ पे टोटल करते हैं जरा फिजिकल का, तो उसको देखते हैं कि बुक के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अगर मैं सारी को एडअप मारूं तो देखते हैं 250, ये 250 जो है एज पर बुक से मैच हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर ऐड करें तो 230, ये 230 जो है एज पर बुक से मैच हो गया। तो हुआ क्या? ये तीन एंट्रीज लाजमी देख लें, ये तो आसान सी है, फिजिकल इन्वेंट्री का बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। क्लोजिंग वाली ये जो एज पर बुक वाली होंगी ये हमने कैलकुलेट करनी होंगी। इसका पूरा क्वेश्चन सॉल्व है, मेहनती लिमिटेड का ये क्वेश्चन है, ये पूरा सॉल्व पड़ा हुआ है। तो ये वहां से आ जाएंगी फिगर। अब मसला क्या होगा, ये तीन अमाउंट्स का, इन तीन अमाउंट्स को हमने कैलकुलेट कैसे करना है। तो इन तीन अमाउंट्स को अच्छे से देख लें कि कंटेमिनेटेड स्टॉक जो है वो एज पर बुक में तो आ रहा होगा, बेशक कॉस्ट में नहीं आ रहा होगा, एनआरवी पे आ रहा होगा, लेकिन आ तो रहा है ना। लेकिन फिजिकल में उसको कैलकुलेट नहीं किया तो उसको हमने ऐड कर दिया। 1 जून वाली गुड्स थी, तो 1 जून वाली गुड्स 31 मई को तो नहीं आनी चाहिए थी, हमने हटा दी। 31 मई वाली गुड्स थी, वो फिजिकल इन्वेंट जो है चेक हो गया था, उसके बाद हमने बेची, तो वो फिर भी लेकिन अ, इसमें एज पर बुक में तो नहीं आ रही होंगी, हमने हटा दी, लेकिन फिजिकल में आ रही थी तो हमने हटा दी। फिर किसी के गुड्स हमने अपने पास रखे हुए थे, हटा दिए, हमारे गुड्स किसी और ने अपने पास रखे हुए थे, हमने ऐड करा दिए, तो ये हम टोटल तक होंगे। तो अब ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं डिटेल क्वेश्चन ये सॉल्व करने हैं, तो इनको लाजमी सॉल्व कर लें। पहले चार चीजें हमने पूरे चैप्टर में रिवाइज की हैं, बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। अगर पेपर में आ जाते हैं तो इजीली क्वेश्चन इसके, इजीली नंबर जो है वो गेन हो सकते हैं। तो अब मसला क्या है कि रिवीजन का टाइम है, समझ नहीं आ रहा किस तरह से पूरे चैप्टर को रिवाइज करें। तो मैंने बताया कि पूरा चैप्टर जो है वो चार चीज़ों पे है, तो अगर इन चार चीज़ों को रिवाइज करते हुए चलेंगे तो सब रिवाइज हो जाएगा, जैसे कि मैंने रिवाइज कराया। तो अब कोशिश ये करनी है कि ये वीडियो देखी पूरा, जो है रिवाइज किया इस वीडियो के थ्रू, और फिर जाके इन क्वेश्चंस को पहले खुद से सॉल्व करना है। जैसे कि मैंने स्प्रिंग 21 में क्वेश्चन आया हुआ है स्टैंडर्ड लिमिटेड का। इसमें क्या है, इसमें जनरल एंट्रीज है सारी, ये जनरल एंट्रीज है, तो इसको पहले खुद से सॉल्व करना है। फिर अगर नहीं होता या कहीं मसला आता है फिर इस वीडियो को देख लें कि भाई इसमें मैंने डिटेल में समझाया हुआ है कि जनरल एंट्रीज किस किस तरीके से होंगी। फिर हमने क्या किया, रिकन्सिलेशन समझी, ये मेहनती लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, इसको मैंने पूरा सॉल्व करके यहाँ रखा हुआ है मेहनती लिमिटेड का। तो फिर हमने क्या किया, इसको देख लिया कि मेहनती लिमिटेड का क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा। फिर कंपैरिजन है कॉस्ट और एनआरबी का, जो कि हमने यहाँ समझा कि कॉस्ट पे रखना है या एनआरबी पे रखना है, इस तरह से कंपैरिजन के इसके दो क्वेश्चन सॉल्व होके पड़े हुए हैं। तो इनको, एक XYZ लिमिटेड है और एक ऑटम 21 में आया हुआ है ऑरेंज लिमिटेड का, इसको देख लेना। तो आई होप ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन का पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो गया होगा इस वीडियो के बाद। तो इसको लाजमी प्रिपेयर कर लें ताकि पेपर में इससे क्वेश्चन आते हैं तो मार्क्स अच्छे से गेन हो सकें। ग्रेड ए में है, ग्रेड ए जो है ये टोटल 35 से 45 मार्क्स की है। इसमें कोई 6-7 चैप्टर्स हैं, उनको हम भी हमने देखना है। पहले इन्वेंट्री वैल्यूएशन देख लिया, उसके बाद अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड को हम देखेंगे। तो इस तरह से ग्रेड ए को हमने कंप्लीट करना। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो